2047 का जो बहुत बड़ा हमारा गोल है, एक डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो अभी के लोग ही इस चीज में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। पॉजिटिव वे में मैं बोलूंगा कि रिलीजन इंडिया के लिए एक तरह से अच्छा एडवांटेज है अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को जल्दी बूस्ट करने का। सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, वर्ल्ड मार्केट के लिए बोल सकते हो। बहुत लार्ज पॉपुलेशन भी इंडिया में, एक तो एडवांटेज ये मिलेगा। तो मेनली इम्पैक्ट इंडिया पे होगा क्योंकि इंडियन मार्केट बहुत कंज्यूम करती है, काफी वास्ट मार्केट है। इकोनॉमिक मॉडल पहले तो हम चाइना को स्टेट कैपिटलिज्म कहेंगे और मेजर इंडस्ट्री को, और बहुत चीज को गवर्नमेंट हैंडल कर रहा होता है। ताकि इंडिया किन किन चीजों पे वर्क कर सकता है और कौन कौन सी चीजें चाइना से सीख सकता है, काफी इम्पोर्टेंट हो सकता है इंडिया के लिए, और स्पेशली टेक फील्ड में, क्योंकि इस फील्ड में ग्रो करना बहुत जरूरी है। वो इंडिया में ये चीजें देखो, यहाँ की जो चीजें वो यही तक है, जो गवर्नमेंट चाहे वही दिखाना चाहे वही शो हो। ये करेंसी का वैल्यू थोड़ा कम करेगा, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है तो उनकी कंट्री में जल्दी इन्वेस्ट करेंगे और कंट्री के मुकाबले उसका चीपर कॉस्ट पे उस चीज को प्रोवाइड करा हो। तो कि सब चाइना का भी एक यही थॉट है कि वर्ल्ड के हर एक रीजन में उसका एक मिलिट्री बेस हो। इंडियन पॉलिटिक्स में, अगर आपको इंडियन पॉलिटिक्स में जाना हो, पार्लियामेंट में ये सब बातें उठ रही है कि अगर इंडियन पॉलिटिक्स में जाना हो तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, जो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन हो सकता है कि आप पॉलिटिशियन बनने के लिए वोटर बन जाएगा, जो इंडिया के बहुत एक पॉजिटिव साइन। तो मेक इन इंडिया इस चीज पे फोकस कर रहा हूँ। इंडिया एक स्ट्रॉन्ग और एक बिग डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसका वैल्यू ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में है। हम आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात कर रहे हैं, चाइना's डोमिनेंस, टैक्स एंड ट्रेड। इस टॉपिक पे हम काफी अच्छे से डिटेल से बातचीत किए हैं। तो ये जियोपॉलिटिक्स का हमारा थर्ड एपिसोड है। चाइना ट्रेड में ग्लोबल लीडर कैसे बना? पहले तो 1978 से स्टार्ट होता है, जब चाइना में एक रिफॉर्म आई थी मैन्युफैक्चर को लेकर, कि वो खुद मैन्युफैक्चरिंग स्टेट, मतलब कि वहाँ के जो गवर्नमेंट थे वो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किए कि वहाँ पे मैन्युफैक्चर बढ़े। और एक रीज़न ये था क्योंकि वहाँ के लेबर कॉस्ट कम था और लार्ज पॉपुलेशन की वजह से वहाँ के लोगों को काम कम मिलता था। तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के बाद वहाँ के लोगों को काम मिलने लगा, और जैसे आप कह सकते हो कि लो कॉस्ट पे किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी कंपनी को लेबर मिलने लगा था। तो उस पूरे चाइना का डेवलपमेंट मतलब बहुत जल्दी होने लगा था। इस वजह से इंडिया और चाइना में डिफरेंस क्या है, वहाँ के लोग प्रैक्टिकली किस चीज़ पे ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, और अगर आप किसी भी लोकल लोगों को भी अगर कोई भी मतलब टेक्निकल चीज़ उन्हें दे दो तो उस चीज़ को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि वो बस डिग्री को नहीं, वो स्किल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और चाइना में हमें ये देखने को मिलता है। इसकी वजह से चाइना एक स्टार्टिंग स्टेज पे इस चीज़ को फोकस करके अपने जो भी उसका मैन्युफैक्चरिंग हब बना है आज, तो इन सब सेटअप्स, इन सब वजह से वो आज मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। और लास्ट पे जब हम लोगों ने देखा था कोविड के टाइम पे, उस टाइम पे कितने कम टाइम में उन्होंने कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को बिल्ड कर दिया था। एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल। आप चाइना में जो गवर्नमेंट चल रही है वो प्योर डेमोक्रेसी नहीं, जैसे इंडिया मतलब कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। इंडिया और चाइना में डिफरेंस यही है, चाइना पीपल लिबरेशन आर्मी, मतलब पीपल लिबरेशन आर्मी, उसका आर्मी पीपल लिबरेशन आर्मी, मतलब कि एक पार्टी चला रही होती है। तो वहाँ पे कोई भी डिसीजन अगर किसी चीज को लेकर लेना पड़ता है तो वो एक पार्टी ले लेती है, उसे किसी से निगोशिएशन नहीं, किसी से कोई भी मतलब जैसे हमारे कंट्री में है अपोजिशन लीडर, अपोजिशन के साथ उन्हें अच्छे से सबकी सहमति लेनी पड़ती है, लेकिन चाइना में ये नहीं है। तो कोई भी काम वहाँ पे बहुत जल्दी हो जा रहा है, और जिसकी वजह से उसका ग्रोथ का ये भी एक कारण हो सकता है। बात करनी थी इंडिया की, इस जगह पे इंडिया आता है यहाँ पे, यदि वो चीज इंडिया में वो सिस्टम रहता तो क्या इंडिया वही रैपिडली ग्रो इंडिया में अगर उस सिस्टम को लाना है तो सबसे पहले इंडिया को इस चीज पे काम करना पड़ेगा। एक आप कह सकते हो मिलिट्री रूल, तो मैं नहीं कहूँगा, एक ऐसा रूल जिसमें कि एक कॉमन पीपल का, उसमें हाँ बोल सकते हो डेमोक्रेसी को थोड़ा हिट हो सकता है वो, लेकिन कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए वो इंडिया के लिए अच्छा है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, लेकिन अब इसको कोई और किस अलग नजरिए से देखेगा। तो ये एक अच्छा हो सकता है कि अगर इंडिया किसी एक ड्यूरेशन मान ले 10 साल या 15 साल किसी एक
कोई एक रूलर हो, उसको रूल कर रहा हो 15 से 20 साल, ताकि उसे अपने डिसीजंस में बहुत कॉम्प्लिकेशन ना हो और किसी डिसीजन को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए। जो डिसीजंस चाइना में लिए गए थे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, जैसे वहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब को एक मेन प्रायोरिटी दिया गया, तो इंडिया भी आज उस स्टेज पे खड़ा है, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज्यादा, इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, मतलब आज तो बीट कर चुका है चाइना से। तो चाइना चाहे, इंडिया चाहे, तो इस चीज को अपने ऊपर काम कर सकता है और कर भी रहा है कहीं ना कहीं। इंडिया से जितना हो पा रहा है वो कर रहा है इंडिया। ओके, तो यदि हम बात करें चाइना की इस चीज में, वहाँ पे डेमोक्रेसी ना होने की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो डेवलपिंग तो बहुत फास्ट डेवलप हो रहा है, नो डाउट। मैं देख रहा हूँ, मतलब पहले आप कोरोना के समय से देख सकते हो, मतलब बहुत सारे चीज हमें देखने को मिले वहाँ के। एक तो ये है कि वहाँ के जो लोग हैं, अगर उसे आर्मी में नहीं जाना है, फिर भी उन्हें कुछ साल के लिए सर्व करना पड़ता। और इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आप खुद वॉलंटियर करके जा सकते हो। चाइना का इकोनॉमिक मॉडल क्या है इस टाइम पे? चाइना का इकोनॉमिक मॉडल, पहले तो हम चाइना को स्टेट कैपिटलिज्म कहेंगे। और वहाँ के जो गवर्नमेंट है, बहुत सारे बैंक्स को, वहाँ के बहुत सारे मेजर इंडस्ट्री को, और बहुत चीज को गवर्नमेंट हैंडल कर रहा होता है, ताकि जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत जल्दी हो पाए। और वहाँ का जो प्रोग्रेस है, इस चीज में कोई भी मीडिएटर ना हो के वो काम जल्दी से इम्प्लीमेंट हो पाए पूरे कंट्री में। तो ये एक इकोनॉमिक मॉडल है जो चाइना फॉलो करता है, और वहाँ के लोग इस वजह से वो कंट्री बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, ये सारे मॉडल्स की वजह से। और वहाँ का जो गवर्नेंस है, जैसे आप कह सकते हो कि डिफेंस पे भी कंट्रोल कर रहा होता है, टेक पे भी कंट्रोल कर रहा होता है। जो अब मैं आपको कहा था पहले भी, पीपल लिबरेशन आर्मी आप कहते हैं कि एक पार्टी के थ्रू वो एक आर्मी पूरी चल रही है। चाइना की आर्मी एक पार्टी को चला रहा है, ठीक है। तो ये है, जिसपे पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का है। और अगर कोई प्राइवेट कंपनी भी है, तो वो पूरी तरीके से प्राइवेट नहीं है, वो कुछ ना कुछ पार्ट जो चाइना की जो गवर्नमेंट है उस चीज को होल्ड कर रही होती है, और गवर्नमेंट ही उसे रेगुलेट कर रही होती है। सो कितना ऑथेंटिक ये सारी जानकारियां हैं, क्योंकि चाइना ऐसा माना जाता है कि जो भी चीजें हो रही होती है चाइना में वो वहीं तक सर्कुलेट करता है, वहां से बाहर कुछ भी नहीं आता। पहले तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप सुने होंगे बहुत सारे चाइनीज ऐप जो इंडिया बैन कर चुकी है। तो चाइना इस ऐप के जरिए, चाइना ऐसा कोई डिफरेंट कंट्री, जैसे हम लोग अमेरिका के ऐप को यूज करते हैं, प्ले स्टोर, गूगल, बहुत सारे यूट्यूब, जो हम लोग अमेरिका के ऐप्स को यूज कर रहे होते हैं। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना का खुद का एक गूगल है, खुद का यूट्यूब है, जहाँ पे लोग उसी नॉलेज को गेन कर पाएंगे जो वहाँ के गवर्नमेंट चाहते हैं। वो किसी बाहर के किसी इन्फ्लुएंस में जल्दी नहीं आ सकते। सो ये जो सबसे बड़ा रीजन है, वो डेमोक्रेसी वहाँ पे ना होने का ही सबसे बड़ा रीजन है। हाँ, डेमोक्रेसी वहाँ नहीं है, इसी कारण ही, इस वजह से आप कह सकते हो। क्योंकि इंडिया में ये चीज कि यहाँ की जो चीजें वो यहीं तक रही, जो गवर्नमेंट चाहे वही दिखाना चाहे वही शो हो, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है। अगर ट्राई भी कर, कोई गवर्नमेंट ये ट्राई करते, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको अलाउ नहीं करता। तो अगर ये किसी भी स्टेज पे अगर कोई भी गवर्नमेंट ट्राई भी करता है, तो हमें पता चल सकता है। क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया है, इस चीज को बहुत जल्दी मतलब एक्सप्लोर हो सकता है, बहुत जल्दी फैल सकता है। तो ये तो इम्पॉसिबल इंडिया में होना। चाइना में चीप लेबर का कितना इम्पोर्टेंट रोल था पहले, और इस टाइम पे वो कैसे चेंज हो आ रहा है? अब देख सकते हैं, चीप लेबर पहले तो बोलते बहुत सारे ज्यादा पॉपुलेशन वजह से लोगों को काम चाहिए होता है। वो कम से कम वेज पे, आप डेली वेजेस पे आप काम कर सकता है वो, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो पॉपुलेशन कॉस्ट कम है, ठीक है। और वहाँ के जो भी लोग हैं, ग्लोबल कंपनीज, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रही है चाइना की तरफ। और चाइना होल वर्ल्ड में एक अच्छा कॉम्पिटिशन दे रहा है, ठीक है। तो ये बोल सकते हो आप। और ये एक कारण है जो इम्पैक्ट लेबर का जो इम्पैक्ट जो पड़ रहा है, एक ये कारण हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना बड़ा रोल है चाइना में? चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल, जैसे हम कोविड में देखे थे कि किसी भी सेटअप को तैयार करने में उनके 15 दिन मुश्किल, 15 दिन 20 डेज में वो तैयार करते रहते हैं। तो वहाँ की जो कनेक्टिविटी है, रेलवेज, रोड कनेक्टिविटी, वो बहुत अच्छा है। और वहाँ की जो सिटीज है, वहाँ पे आप कह सकते हो कि ऐसा कोई चीज नहीं है जो सिटी में प्रोवाइडेड ना हो। तो ऐसे सिटी, हाईटेक सिटीज हैं वहाँ के। और बहुत कुछ बोल सकते हो, फास्ट प्रोडक्शन, फास्ट एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट। वहाँ एक्सपोर्ट, अगर कोई एक्सपोर्ट करना हो तो वहाँ की जो कनेक्टिविटी बहुत हाई,
बहुत स्पीड आप कनेक्टिविटी कहीं पहुंचा सकते हो किसी सामान को, और ये एक कारण हो सकता है जी कि चाइना इतनी जल्दी किसी भी चीज को बिल्ड कर दे रहा है। ओके, करेंसी मैनिपुलेशन क्या होता है? करेंसी मैनिपुलेशन ये होता है कि अपनी कंट्री करेंसी को आर्टिफिशियली कंट्रोल करना, कब उसको वैल्यू बढ़ाना है, कब उसका वैल्यू घटाना है। तो फॉर एग्जांपल के हाथ में, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम इंडिया में देख रहे हैं कि अभी $1 इक्वल टू 94 रुपीज समथिंग ऐसे है। तो आप इसे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से देख सकते हो कि इंडिया का करेंसी बहुत घट रहा है, मतलब कि बहुत $1 इक्वल टू 94 रुपीज हो तो इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं अच्छा भी है, कहीं ना कहीं खराब भी है। अच्छा इस सेंस में है कि अगर कोई भी कंट्री को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना हो तो उसके लिए लेबर कॉस्ट जो है वो कम पड़ेगा। तो ऐसे में कोई भी कंट्री उस कंट्री में जल्दी जाना चाहेगा। लार्ज पॉपुलेशन भी इंडिया में, एक तो एडवांटेज ये मिलेगा फॉरेन कंपनीज को अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करती है तो चाइना इसी चीज पे काम कर रहा होता है कि अगर वो अपनी करेंसी का वैल्यू थोड़ा कम करेगा तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है तो उनकी कंट्री में जल्दी इन्वेस्ट करेंगे। और इसे कह सकते हो आप मैनिपुलेट करना, मतलब कि किसी नई कंपनीज को मैनिपुलेट करके अपने अंदर, मतलब अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए आप उसको फोर्स कर रहे हो एक तरह से। डायरेक्टली बोल सकते हो कि उन्हें पता भी ना चले और आप उन्हें इन्वेस्ट भी करने दे रहे हो अपनी कंट्री में। और कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा जो फायदा होता है वो चाइनीज पीपल का होता है। चाइनीज पीपल का होता है, उनको जो सैलरी मिलने का होता है उन्हें सैलरी मिल जाता है, और जो प्रॉफिट तो दोनों को है। प्रॉफिट जो फॉरेन कंपनी है उन्हें प्रॉफिट है, कम लेबर कॉस्ट पे उनको सारा काम हो जा रहा है, और वहाँ के लार्ज पॉपुलेशन को भी फायदा है क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पैसे का स्रोत मिल गया, जिसकी वजह से वो डेली का काम कर सकते हैं, डेली का घर चला सकते हैं। उस टाइम से देखा जाए जब एक टाइम पे काफी गरीब था चाइना। हाँ, ये कहा था चाइना एक समय में 1978 से पहले बहुत मतलब गरीबी में था। हम लोग उसका प्रूफ, मतलब बहुत कुछ हम लोग उसका देखे हैं, इस पे बहुत सारी मूवीज भी बनी है कि कैसे चाइना उस स्टेज से बाहर निकल के आज इस स्टेज पे आया है। तो उसमें बहुत दिनों तक खाने के लिए नहीं था वहाँ के पीपल्स को, वहाँ के लोगों को खाने के लिए नहीं था। तो इस चीज को लेकर स्ट्रगल किए वहाँ के पॉपुलेशंस। वहाँ का गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। चाइना टैक्स सिस्टम को कैसे अप्लाई करता है अपनी कंट्री में? चाइना टैक्स सिस्टम को एक स्ट्रेटेजिक टूल की तरह यूज करता है अपनी कंट्री में। जैसे कि आप कह सकते हो कि लो कॉर्पोरेट टैक्स, कि लो कॉर्पोरेट टैक्स देता, और एक्सपोर्ट पे अलग इनिशिएटिव मिलता उन लोगों को, और फिर टैक्स हॉलीडेज भी मिलता उन लोगों को। तो आप ये कह सकते हो कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो चाइना पे, मतलब चाइना की तरफ अट्रैक्ट होते इस पॉलिसीज की वजह से। जो पॉलिसी मेकिंग है चाइना का अपने बिजनेस को लेकर, अपने कंट्री में मैन्युफैक्चर को बढ़ाने को लेकर, इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने को लेकर, तो इन सब जो पॉइंट्स मैंने कहा, इन पॉइंट्स की वजह से चाइना अपनी तरफ किसी भी कंट्री के इंडस्ट्री या कंपनीज को अट्रैक्ट कर रहा होता है। और इसका जो ट्रेड की तो इंटरनेशनल ट्रेड्स जो चाइना डील करता है उसका डिप्लोमेसी क्या है? वो कैसे इतने अच्छे तरीके से इस चीज को एक्सपोर्ट कर लेता है चीजों को चाइना? हाँ, तो पहले तो एक यूएन में एक वो बना हुआ है ट्रेड को लेकर, मतलब कि इसमें आप किसी भी कंट्री को रोक नहीं सकते ट्रेडिंग, एक दूसरे से ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो इस पॉलिसी के अंडर पहली बात तो अगर चाइना अपना सामान कहीं एक्सपोर्ट कर रहा होता है तो उस कंट्री के मुकाबले उसका चीपर कॉस्ट पे उस चीज को प्रोवाइड करा होता है। कि सब जानते हैं कि इंडिया में भी अगर कोई भी सामान अगर आता है चाइना का तो आदमी प्रेफर करता है चाइना का प्रोडक्ट खरीदे, क्योंकि वो कम कॉस्ट पे आपको अच्छा दे रहा है, कम कॉस्ट एटलीस्ट चल सकता है। क्योंकि अब इंडिया का मार्केट देखो तो यहाँ पे मिडिल क्लास ज्यादा रहते हैं, तो यहाँ के लोग अपने पॉकेट को बचाने के लिए, पॉकेट को मेंटेन रखने के लिए तो उसी जगह जाएंगे जहाँ पे उनका पैसा भी बचे और काम भी हो जाए। तो चाइना उस चीज को समझ लिया और कम कॉस्ट पे, हाँ, मिडिल क्लास पॉपुलेशन को अपने कैप्चर में करने के लिए वो एक अच्छे दाम पे किसी भी प्रोडक्ट को इंडिया में इंपोर्ट, अच्छे दाम वो सब कम दाम पे भी इंडिया में एक्सपोर्ट कर देता, और वहाँ के लोग उस चीज को लेने के लिए मतलब इंटरेस्ट दिखाते हैं। इवन टैक्स के बाद भी वो लो रेट पे ही होता है और अच्छा काम करता है, वो बहुत समय तक चलता भी, अच्छा काम भी करता है। बहुत सारे मैंने भी यूज किया, बहुत सारे उनके इक्विपमेंट, बहुत सारे
जो फोन्स हैं और बहुत कुछ है, तो आप कह सकते हो कि कम रेट पे बहुत अच्छा चीज प्रोवाइड कर देता है मिडिल क्लास के लिए। तो आदमी उस चीज के पीछे जाता है और इससे ये ग्लोबल स्ट्रेटेजी, ग्लोबल मार्केट में अपने एक डोमिनेंस क्रिएट कर चुका है चाइना, इस वजह से सस्ते रेटों पे सामान बेच के। टैप ट्रैप जो स्ट्रेटेजी है वो चाइना कैसे यूज कर रहा है इस टाइम पे? हाँ, वो चाइना यूज करता है अपने मिलिट्री बेस बनाने के लिए। तो इसका एग्जांपल है पाकिस्तान बताता हूँ। डेप ट्रैप ये है ना कि अगर किसी कंट्री को बिल्ड करने के लिए हम कुछ पैसे देते हैं, ठीक है, अगर वो उस पैसे को चुका ना पाए, अब चुका ना पाए तो वहां पे चाइना खुद जाता है अपने मिलिट्री के कुछ पार्ट अपने कंपनीज को लेके छोटा मोटा एक सेटअप करता है, ठीक है, ताकि वहां का जो वहां उस देश में जो इन्फ्लुएंस हो और चाइना का कहीं कहीं इन्फ्लुएंस हो उस देश में, क्योंकि वो कंट्री अपने डेब्ट को चुका नहीं पाई, ठीक है। अफ्रीकन कंट्रीज आज इस चीज से बहुत गुजर रही है और कहीं ना कहीं इंडिया इस चीज में इन्वॉल्व हुआ है। इंडिया बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज को इस चीज से आगा पहले से ही बता रहा है कि ये चीज आपके साथ हो सकता है, और कहीं ना कहीं आप देखो श्रीलंका के साथ भी ये होने वाला था और हुआ था, तो इंडिया उनको हेल्प किया था। कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी आएगा। हाँ, पाकिस्तान है। और आप ये देख रहे होगे कि सीपेक ये होता है कि चाइना पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसमें से चाइना अपने कंट्री से पीओके होते हुए पूरे ग्वादर पोर्ट पे एक रोड बनाना चाहता है, कनेक्ट करना चाहता है, ताकि जब वॉरलाइक सिचुएशन इंडिया के साथ हो तो उस समय पे जो अंडमान के पास बहुत सारे शिप वहां पर पैनल मतलब वहां से बहुत सारे शिप पास होते हैं जो ट्रेडिंग शिप्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर वॉर लाइक सिचुएशन हो तो वहां पे जब इंडिया उसको स्टॉप कर दे तो चाइना इस रूट से अपना ट्रेड मिडिल ईस्ट में कंटिन्यू रख सके। तो ये बोल सकते हो। अब पाकिस्तान कहीं न कहीं इस चीज में है, वो भी कहीं न कहीं बहुत डेप्थ में है, चाइना से पैसा लिया हुआ है और बहुत सारे चीजों को यूज करता है। वो डिफेंस में चाइनीज इक्विपमेंट यूज कर रहा होता है। तो आप बोल सकते हो कि चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए लैंड बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजी यूज करता है और वो बहुत कंट्रीज है उसमें इन्वॉल्व है और वो ये जानबूझ के कर रहे हैं ताकि, और वो उनका जो मेन पर्पस ये है कि वो अपने लैंड है वो लैंड को एक्सटेंड करना। तो वो अब कुछ और वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा जाता है। जैसे अमेरिका का इन्फ्लुएंस है पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो अमेरिका लगभग हर रीजन में उसका मिलिट्री बेस है और चाइना का भी एक यही थॉट है कि वर्ल्ड के हर एक रीजन में उसका एक मिलिट्री बेस हो, हर जगह से, मतलब एक आप कह सकते हो कहीं से भी अटैक करना चाहे तो वो ब्लू नेवी करते हैं, ब्लू नेवी करके ऐसे एक टाइटल दिया था। अमेरिका को ब्लू नेवी ऐसे कहते हैं, लेकिन उस टाइटल को गेन करने के लिए चाइना भी इस लाइन में है कि ग्लोबली कहीं पे वॉर हो। जैसे अभी अमेरिका कहाँ है, ईरान कहाँ है, फिर भी वॉर लड़ रहा, आप बोल सकते हो ना। तो चाइना अपने आप को इस लेवल पे बिल्ड करना चाहता है। तो ये सब स्ट्रेटेजी कारण हो सकता है कि वो इन चीज में आगे जा सके। और चाइना सप्लाई चेन का किंग क्यों कहा जाता है? चाइना सप्लाई चेन का किंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज अगर कोई भी कंट्री को चाहिए होता है, रॉ मटेरियल किसी प्रोडक्ट बनाने के लिए, बहुत कुछ बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो चाइना से ही आता है। और आप अगर देखोगे बहुत सारे इसमें भी कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, अगर कोई भी कंट्री इंडिया अगर बिल्ड कर रहा होता तो कुछ पार्ट सेमीकंडक्टर्स और बहुत सारी चीज जो चाइना से इंपोर्ट कर रहा होता है इंडिया, ठीक है। और बहुत कुछ है, स्किल्ड लेबर है और लॉजिस्टिक फैक्ट्रीज। तो कह सकते हो कि हाँ ये इसलिए वो किंग कहलाता है अपने रीजन का। स्किल्ड लेबर का कितना बड़ा रोल है? स्किल्ड लेबर वहाँ पे मैं तो पहले भी कहा आपको कि वहाँ का जो गवर्नमेंट है इसी पे फोकस करता है, स्किल्स पे फोकस करता है एज कम्पेयर टू डिग्री। पर इंडिया में इसका क्या? इंडिया टोटली अपोजिट है। इंडिया ट्राई कर रहा है इस चीज को अपने अंदर इंडक्ट करने। यहाँ के जो पीपल है वो डेफिनेटली वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से गवर्नमेंट जॉब के पीछे जाए, जो कहीं ना कहीं एक गलत ट्रैप है। मैं कि वो ये मान रहा हूँ कि इन 5 साल में AI जब से आया है तब से अब तक बहुत सारे जेंजीज हैं इस चीज को समझ चुका है कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ नहीं है अगर इंडिया को ग्रो करना है। और अब ये मान लो कि अभी का जो जनरेशन है जेंजीज यही हमारे जो आगे का 2047 का जो बहुत
बड़ा हमारा गोल है, एक डेवलप कंट्री बनना है, तो अभी के लोग ही इस चीज में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, यदि हम बात करें इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो इंडिया चाइना का जो ट्रेड रिलेशन है वो कितना इम्पोर्टेंट है और इस टाइम पे कैसा है और इसको कैसा होना चाहिए? इंडिया चाइना का जो रिलेशन, ट्रेड रिलेशंस हैं वो बहुत स्ट्रांग है और इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस इसलिए क्योंकि जो ट्रेड डेफिसिट है वो ज्यादा है। इंडिया इंपोर्ट कम करता है, इंपोर्ट ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है, जिसकी वजह से इंडिया कहीं के लॉस में तो है और इकोनॉमिक डिपेंडेंसी किसी कंट्री के ऊपर वो बहुत डेंजरस होती है। जैसे आप ये भी जान सकते हो कि इंडिया और चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है पहले 2020 में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बॉर्डर टेंशन हो सकते हैं, बॉर्डर टेंशन रहते हैं इंडिया और चाइना के बीच में। तो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी किसी कंट्री के ऊपर रहता है तो उस कंट्री के लिए वो डेंजरस होता है, जैसे इंडिया के लिए है। इंडिया इस चीज को टैकल करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स ला रहे हैं अपने खुद के कंट्री में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। तो ये एक कारण होता है ट्रेड इम्बैलेंस। जो ट्रेड इम्बैलेंस इंडिया में, ट्रेड इम्बैलेंस जो पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, और इसको मैनेज करना पड़ेगा। ये सब है, ये सारे रीजंस हैं। तो यदि एक और इम्पोर्टेंट टर्म यहाँ पे देखा जाए तो इंडिया का जो रॉ मटेरियल, जो सारी चीजें हैं, सपोज मोबाइल फोन है, जो सबसे इम्पोर्टेंट मोबाइल फोन इस टाइम पे, जो आई थिंक टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा चाइना एक्सपोर्ट करता है। आपको एक चीज आप बताना ऐड करना चाहूंगा कि आप कोई भी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीद रहे हो, कि जिसके पीछे मेड इन इंडिया है, या तो वो असेंबल इंडिया में हुआ है, अगर बस असेंबल सारी चीज वहां से बन के आया चाइना में और इंडिया में असेंबल होके आपको मिल रहा है, तो मेड इन इंडिया है। और बहुत कुछ ऐसे होते हैं जो रॉ मटेरियल वहां से आता है चाइना से, ठीक है, और यहाँ पे उस चीज को थोड़ा और ऐड करके उसको फिर असेंबल करके आपको बेचता है, वो अलग मेड इन इंडिया हो। लेकिन इन दोनों में सेम चीज ये है कि इनके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो चाइना से आ रहे हैं, तो हम इसे पूरी तरीके से इंडिया मेड इंडिया नहीं कह सकते। तो यहाँ पे बस असेंबल हो रहे हैं या तो फिर मैक्सिमम रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं चाइना से। जब इंडिया ऐसे स्टेज पे खड़े हो जाए कि खुद का रॉ मटेरियल क्रिएट कर पा रहा है और खुद का इंडस्ट्री, किसी मोबाइल, आज तक इंडिया में ऐसा कोई मोबाइल फोन नहीं आया है जो पूरी तरीके से जो मेड इंडिया हो। मेड इंडिया तो होता है क्योंकि वो असेंबल इंडिया में होता है, उसके बहुत सारे रॉ मटेरियल्स कुछ इंडिया के भी लगते हैं, कुछ चाइना के भी लगते हैं, तो पूरी तरीके से अपने कह सकते किसी, यदि इंडिया इस चीज को टैकल कर ले, इस चीज को सिर्फ और सिर्फ टेक वाले हब को टैकल कर ले कुछ टाइम में, तो इंडिया का जो इकोनॉमी है वो किस तरह से बूस्ट अप करेगा? बहुत जल्दी अगर इस चीज को अगर टैकल कर ले इंडिया, तो इंडिया का जो जीडीपी है अभी 4.5 ट्रिलियन डॉलर्स करके है। तो अगर मान के चलो आप साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में अगर ये कर पा रहा है, तो इंडिया बहुत जल्दी 10 ट्रिलियन इकोनॉमी को टच कर सकता है। अगर इन सब चीज पे इंडिया काम कर ले, खुद के रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने में इन सब पे काम कर ले, तो इंडिया बहुत जल्दी रीच कर सकता है, बहुत जल्दी 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकती है। आपको क्या लगता है कि इंडिया कहाँ पे, उसको क्या हो, इंडिया कहाँ पे लैग कर रहा है? इंडिया, आप पुअर गवर्नेंस बोल सकते हो उसे। पुअर गवर्नेंस इसलिए कह सकते हो क्योंकि यहाँ पे कोई भी काम अगर होता है, उस काम को बहुत कम समय में बहुत फोकस होके नहीं किया, उसे बहुत मतलब प्रोक्रास्टिनेट कर देते हैं कि थोड़ा टाइम लेके, तो इसकी वजह से कोई भी काम सही से नहीं हो पाता। अगर होता भी पॉलिटिकल सिस्टम में काफी, हाँ, पॉलिटिकल सिस्टम में काफी सुधार करने को मिलेगा। अभी बहुत सारे लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे निकल रहे हैं जो बहुत सारे ऐसे बातें करते हैं, नए लीडर्स हैं, और अगर ऐसे और लीडर्स आएंगे तो फ्यूचर में इंडिया चाहे तो और अच्छा कर सकता है। आप ये कह सकते हो कि न्यू लीडर्स जो एजुकेटेड है, इंडिया का लिटरेसी रेट भी पहले से बढ़ चुका है, और अब जो कोई भी लीडर बनता है वो पढ़ा लिखा बनता है। उन्हें कहीं ना कहीं वो ग्राउंड से जुड़ा होता है, ग्राउंड से जुड़ा होता है, और बहुत नॉलेज भी होता है उनके अंदर, प्रैक्टिकल नॉलेज। और आज जो सिचुएशन है और फ्यूचर में जो सिचुएशन होने वाला, इस चीज को समझने वाला कोई लीडर हो जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सके कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, आज के मोमेंट, आज के मतलब जो भी सिनेरियोस देख के फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है। तो ऐसे लीडर्स आजकल निकल रहे हैं जो न्यू पॉलिटिशियंस हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। अब कह सकते हो जो ओल्ड पॉलिटिशियन, आप हमारे प्रधानमंत्री, वो भी, अब मैं ये नहीं किसी को वो नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी उनका एज आप देख लो 75 प्लस है। हाँ, वो न्यू
मतलब आइडियाज को इंडक्ट करते हैं अपने, इनोवेटिव मतलब इंडक्ट करते हैं अपने गवर्नेंस में। लेकिन आप पूरी तरह अगर कोई भी गवर्नमेंट कैसा हो, पूरा यंग ना हो, उनके अंदर यंग थॉट्स ना हो, तो उस चीज को अपने कंट्री में इंट्रोड्यूस करने के लिए समय लगता है। तो इंडिया इस चीज पे काम कर रहा है और न्यू पॉलिटिशियंस करेंगे। एक तो ये रूल है। तो और कंट्रीज की बात करें, चाइना की बात करें, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका भी, वो भी तो काफी ओल्ड एज के हैं। एक चीज कह सकते हो कि वहाँ के गवर्नमेंट चेंज होने का कोई खतरा नहीं होता। जो इंडियन गवर्नमेंट में जो भी सत्ता में होता है, हाँ, तो इसके वजह से वो लोग बहुत सारे फ्रीबीज देते हैं। फ्रीबीज सुने होंगे, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री राशन, बहुत कुछ फ्री देते हैं, फ्री, या मतलब इस वजह से गवर्नमेंट को अपने सत्ता को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए वो ये ट्राई करते रहते हैं। इसकी वजह से जो मेन काम है उस चीज पे काम कम होता है, और जो इधर उधर के काम है उस चीज में मतलब इंडियन गवर्नमेंट भटक जाती है, आप कह सकते हो इसे। कहीं ना कहीं इन सब चीजों को बैलेंस करने के लिए इंडिया को जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज पे वर्क करना पड़ेगा वो इंडियन पॉलिटिक्स पे। मैं एक न्यूज सुना था, इंडियन पॉलिटिक्स में, अगर आपको इंडियन पॉलिटिक्स में जाना हो, पार्लियामेंट में ये सब बातें उठ रही है कि अगर इंडियन पॉलिटिक्स में जाना हो तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, जो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन हो सकता है कि आप पॉलिटिशियन बनने के लिए। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है अगर कोई भी इसे पार्लियामेंट में खड़ा कर रहा है तो। क्योंकि एक IPS IAS बनने के लिए हम इतना पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट्स, और विधायक बनने के लिए क्या करना पड़ता है, गुंडागर्दी। यदि आप वो भी करते हो तो आप आके विधायक बन सकते हो। ये है इंडिया में, तो इस चीज को टोटली चेंज करना चाहिए। हाँ, ये तो है। हम बात कर रहे थे मेक इन इंडिया स्ट्रेटेजी की, तो वो कैसा होना चाहिए, और इसमें जो कई सारे स्कीम्स चल रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत एंड और इन सब का कितना बड़ा रोल हो सकता है। और यदि बात करें सेक्टर्स, टेक्निकल फील्ड, इन सब चीजों में यदि मेक इन इंडिया को प्रमोट करें, यदि उस चीज को बढ़ाएं, तो इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा बैलेंस क्रिएट हो सकता है इंडिया में। हाँ, तो अब मैं कहूँगा इसमें, जैसे अगर इंडिया मेक इन इंडिया को बहुत प्रमोट करता है तो मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है इंडिया, और जॉब क्रिएट हो सकती है। इससे जो सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा वो कौन से क्लास के पीपल को होगा? मिडिल क्लास, जो कंज्यूमर है, हाँ, उनको भी होगा, टैक्स बचेगा, जो ट्रेड का जो टैक्स होता है वो भी बचेगा। यही सारी इन सब चीजों का जो खर्च है वो टोटली ओके, और इससे इंडिया का GDP पे काफी ग्रोथ इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, इसमें मैं कह सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ उसमें जॉब क्रिएट हो सकते हैं, और उसके बाद फिर जो मैन्युफैक्चरिंग हब तो मैं बोल ही दिया, और बहुत सारे से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, जो इसके की पॉइंट्स हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, उसका फिर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। अगर और इंडिया एक्सपोर्टर से एक्सपोर्टर बन जाएगा, हाँ, जो इंडिया के लिए बहुत एक पॉजिटिव साइन है। तो मेक इन इंडिया इस चीज पे फोकस कर रहा होता है। इंडिया और जो चाइना का जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है वो क्या है? इंडिया चाइना का स्ट्रक्चरल डिफरेंस, हाँ, पहले तो हम चाइना पे फोकस करते हैं, इसे सेंट्रलाइज कंट्रोल कहते हैं इसे, और फास्ट डिसीजन मेकिंग जो इंडिया में नहीं है। इंडिया का कोई भी डिसीजन मेकिंग जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी कह सकते हो, और स्लो तो है लेकिन वो इंक्लूसिव ग्रोथ कह सकते हो इसको, और है ये सब चीज जो इंडिया इस चीज को लेता है। जो रिलीजन है वो कितना बड़ा फैक्टर प्ले करता है इंडिया में, ये दोनों साइड से देखा जा सकता है। यदि रिलीजन कई प्रकार के हमारे, हाँ, ये कह सकते हैं कि आप क्या जो समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हो कि रिलीजन का क्या इम्पैक्ट है इंडिया के ग्रोथ पे। ये दोनों साइड है, एक इसका डार्क साइड देखे तो इसमें से धर्मवाद एंड ऑल ये सारी जो प्रोपेगेंडा है ये सब भी है। तो इस चीज को आप कैसे मानते हैं कि इंडिया इकोनॉमी पे इसका कितना बड़ा रोल? इकोनॉमी पे आप कह सकते हो कोई भी रिलीजन हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर उनका जब फेस्टिवल आता है, इंडिया पहले अब मेजर पॉपुलेशन है हिंदू का, ठीक है, तो कितने सारे फेस्टिवल्स आते हैं। इस फेस्टिवल्स में जो मार्केट है वो बहुत हाइप पे, बहुत बूस्ट रहता है, बहुत हाइप रहता है, ठीक है। कोई भी सामान बहुत खरीदे आते हैं, बहुत देखते हैं, कोई भी चीज के, हर चीज के, ठीक है। दिवाली ले लो, होली ले लो, कपड़े होली, मतलब बहुत सारे, दिवाली, धनतेरस, उसमें बहुत सारी चीज खरीदे जाते हैं। तो ये चीज हमारे
ग्लोबल इकोनॉमी इम्पैक्ट कर रहा होता है, हमारी ग्लोबल इकोनॉमी को बूस्ट दे रहा होता है। वहीं पे आप देख लो जो मुस्लिम का ईद होता है, बहुत उनमें भी बहुत सारे लोग बहुत अपने अपने न्यू इक्विपमेंट खरीदते हैं, बहुत सारी चीज खरीदते हैं। तो ये एक कारण हो सकता है। पॉजिटिव वे में ही मैं बोलूंगा कि रिलीजन इंडिया के लिए एक तरह से अच्छा ही एडवांटेज है अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को जल्दी जल्दी बूस्ट करने का। आई थिंक सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, वर्ल्ड मार्केट के लिए आप बोल सकते हो। बहुत लोग बहुत सारे कंट्रीज प्रोवाइड करते हैं अपने गुड को इंडिया, मतलब अपने बहुत सारे गुड्स को इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब मैं इस चीज से और एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि अगर इंडिया को खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, ये इस चीज को पॉजिटिव वे में ले और अपने मार्केट को खुद कैप्चर करे। क्योंकि इंडिया अगर मैन्युफैक्चर कुछ कर रहा है, मान लो यूपी और बिहार कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करने में कोई और कंट्री नहीं जाना होगा। उनके पास इतना पॉपुलेशन है, 12-13 करोड़ का बिहार का पॉपुलेशन, 24 करोड़ का यूपी का पॉपुलेशन। तो आप मान सकते हो कि डिफरेंट एक कंट्री बोल सकते हो उसे, कि अगर उनको कहीं और किसी देश में नहीं जाके अपने अलग स्टेट के साथ ट्रेड कर रहा है तो बहुत इजीली अपने इकोनॉमी को मेंटेन रख सकता है, बूस्ट कर सकता है और खुद के मार्केट पे कैप्चर रखते हुए। और कहीं ना कहीं इंडिया इस प्रोपेगेंडा से बचता है, जो रिलीजन का फैक्टर है, जो लोग इसे वोट के पक्ष में लेके जाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं इसको इस पॉजिटिव वे में यूज किया जाए तो कहीं बहुत इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है? BRI चाइना का एक ग्लोबल प्रोजेक्ट है जिसमें से रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, पोर्ट कनेक्टिविटी, जो जो चाइना मतलब हर जगह से कनेक्ट करे बिजनेस के लिए या किसी बिजनेस पर्पस के लिए और किसी कंट्री से रिलेशन इंप्रूव करने के लिए। तो बेल्ट एंड रोड इस चीज के लिए कहा जाता है, जो अक्रॉस कंट्री खुद के डेवलपमेंट को बूस्ट कर रहा होता है चाइना। ये है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये कितना इम्पोर्टेंट है वहाँ के लिए, और ये कितना बड़ा रोल प्ले करता है इस चीज में, स्पेशली जो बात करें ट्रेड की, तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे इसका कितना बड़ा रोल है? बहुत बड़ा रोल है। और बहुत सारे पोर्ट्स को चाइना 100 इयर्स के लीज पे ले लिया है किसी कंट्री से, जैसे डेट ट्रैप में भी आपको मैं बताया था। और ये बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारे तरीके हैं जो जिसकी वजह से चाइना ग्रोथ कर पा रहा है। इस चीज में डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं रोड से, रेल से, तो इसे बहुत बूस्ट हो रहा है उस कंट्री को। अगर शिपिंग अगर रुक जाए वॉर में, अगर उनका नहीं चल रहा है, तो वो रोड कनेक्टिविटी के थ्रू अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रेगुलर कर सके। इकोनॉमिक वॉरफेयर क्या है? इकोनॉमिक वॉरफेयर ट्रेड को लेकर सकता है इकोनॉमिक वॉरफेयर। उसके बाद फिर सैंक्शंस, जैसे आप बोलते हो कि अमेरिका ने रशिया पे सैंक्शन लगा दी, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें। और फिर सप्लाई चेन पे कंट्रोल करना, जैसे आप बोल सकते हो ना कि इंडिया कहीं ना कहीं प्रेशर में इंडिया को लाया जा रहा था कि इंडिया ऑयल परचेज ना करे रशिया से, तो ये एक हो सकता है। और की पॉइंट्स में आप बोल सकते हो जैसे नॉन मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, इसमें मिलिट्री को इसमें बीच में लाए बिना अपने डिप्लोमेसी से, अपने मतलब डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी से किसी कंट्री को अपने ट्रैप में रखना, मतलब कि हाँ ट्रैप में रखना। तो आप बोल सकते हो इस चीज को इकोनॉमिक टूल, स्ट्रेटेजिक प्रेशर बना के, जैसे अमेरिका यूज कर रहा था इंडिया के खिलाफ, इंडिया जब ऑपरेशन सिंदूर किया था और बहुत कुछ किए थे, जिससे ऑयल इंपोर्ट कर रहा था उस समय भी। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल प्रेशर इंडिया के ऊपर भी आया है और चाइना भी इस चीज को फेस कर चुका है। तो ये कह सकते हो आप इकोनॉमिक वॉरफेयर। ग्लोबल डिपेंडेंसी में जो चाइना है वो कितना हार्मफुल, डेंजरस हो सकता है वर्ल्ड के लिए? अगर चाइना अपने सप्लाई चेन को अगर रोक दे, जो रॉ मटेरियल्स बहुत कुछ जो प्रोवाइड कर रही है डिफरेंट कंट्रीज को, इंडस्ट्री रुक सकती है। उसके बाद फिर बहुत प्राइसेस बढ़ सकते हैं, उसका मतलब किसी भी चीज का प्राइसेस बहुत जल्दी बढ़ सकता है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकता है उस कंट्री में। और इसमें कोविड एक प्रूफ है इस चीज को लेकर। हम कोविड में देख लिए कि चाइना किसी भी चीज के लिए मतलब
रोक लगा देने के बाद उस समय उसकी भी कमर टूट चुकी थी। चाइना खुद की कमर टूट चुकी थी और चाइना उस चीज को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, और कहीं ना कहीं चाइना जान कैसा कर रहा था, आप बोल सकते हो। चाइना इस चीज के लिए पहले रेडी हो चुका था, चाइना में कोरोना पहले से था और चाइना इस चीज पे काम थोड़ा कर चुका था। तो अब सप्लाई रिस्क, ग्लोबल वल्नरेबिलिटी देखने को मिल सकता है, ओवर डिपेंडेंसी देखने को मिल सकता है। तो ये सब एक कारण हो सकता है कि इंडिया, चाइना बहुत डेंजरस है अगर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाए चाइना के ऊपर। तो स्पेशली जो डिपेंडेंसी है वो इम्पैक्ट जो क्रिएट करेगा वो इंडिया, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान तो आप उसका नाम ही मत लो, श्रीलंका, ऐसे ऐसे कंट्रीज जो जिसके जो बहुत ज्यादा उन पे डिपेंडेंट है छोटी छोटी चीजों पे, फोन के मेनली आप इंडिया को इंक्लूड करो उसमें। इंडिया एक स्ट्रॉन्ग और एक बिग डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसका वैल्यू ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में है। तो मेनली इम्पैक्ट इंडिया पे होगा क्योंकि इंडियन मार्केट बहुत कंज्यूम करती है, काफी वास्ट मार्केट है, बहुत कंज्यूमर है यहाँ पे, कि एक दिन बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो इंडिया को बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा, अमेरिका को होगा। ऐसा नहीं कह सकते कोई भी कंट्री अगर बहुत पैसा वाला है तो अब वो इम्पैक्ट नहीं होगा, उसको भी इम्पैक्ट होगा। तो ये सब कारण हैं जिसकी वजह से डिपेंडेंसी कम करना चाहिए चाइना के ऊपर। सो इस चीज को ओवरकम करने के लिए इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है वो क्या होनी चाहिए? और हम बात करें यदि और सारे फील्ड की, तो इंडिया के पास क्या क्या एडवांटेज है जो इंडिया को उस वे में सपोर्ट कर सकते हैं? पहले तो हम लोग इकोनॉमिक स्ट्रेंथनिंग करेंगे खुद ही कंट्री की। अलायंस जो क्वाड कंट्रीज है, इससे अपने आप को इम्प्रूव करेंगे इस रिलेशन। अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड कंट्रीज में आते हैं। इनके साथ हमारा रिलेशंस और अच्छा बिल्ड करें, इनके साथ काम करें क्वाड कंट्रीज के साथ, और टेक डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करें। क्योंकि टेक्निकली अगर इंडिया आज 21st सेंचुरी में अगर किसी कंट्री को आगे जाना है तो टेक्निकली उस कंट्री को स्ट्रांग होना पड़े, तो ही वो कंट्री अपने आप को डेवलप कंट्री कह सकता है, डेवलप कंट्री के राह पे जा सकता है। तो ये तो मल्टी लेड अप्रोच होनी चाहिए किसी कंट्री के पास। बस एक वन वे इंपोर्ट, वन वे सप्लाई चेन ये ना रखे, वो मल्टीपल वे। और आजकल इंडिया वो कर रहा है कि इंडिया किसी एक देश पे निर्भर नहीं है। चाइना पे बोल सकते हैं कि चाइना पे कुछ ज्यादा है, लेकिन इंडिया बहुत अलग अलग कंट्री से अलग अलग इक्विपमेंट, जैसे आप बोल सकते हो डिफेंस के लिए रसिया है और फिर इजराइल है, इन कंट्री से इंडिया अपना डिफेंस के इक्विपमेंट मंगवाते हैं, फ्रांस भी है इनमें से। तो इंडिया बहुत सारे मार्केट से बहुत सारे रॉ मटेरियल वो चाइना से मंगवाते हैं, कुछ चीजें जो अमेरिका से आते हैं, कुछ चीजें जो बहुत अलग अलग कंट्री से आती है इंडिया में। तो इंडिया इस चीज पे फोकस कर रहा है किसी एक कंट्री पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी ना हो। और अगर ऐसा इंडिया करने में सफल होता है तो इंडिया का जो नेक्स्ट 10 to 20 डेकेड्स, मतलब कि एक जो आगे का 10 साल है, आगे के 20 साल है, ये इंडिया के लिए बहुत स्मूथली जाएगा और इंडिया बहुत जल्दी ग्रो करेगा इसमें। चलिए हम बात करें ओवरऑल, हमने जिन टॉपिक्स पे बात किया और इन सब चीजों को लेके कंक्लूड करें, तो इंडिया किन किन चीजों पे वर्क कर सकता है और कौन कौन सी चीजें चाइना से सीख सकता है जो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है इंडिया के लिए, और स्पेशली टेक फील्ड में, क्योंकि इस फील्ड में ग्रो करना बहुत जरूरी है वो। और हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं मिलिट्री फील्ड में भी आल्सो। सो कौन कौन सी चीजें जो इंडिया उनसे अडॉप्ट कर सकता है। और एक और चीज आप ऐड कर सकते हैं, वो पॉलिटिकल सिस्टम को, वो भी इंडिया में कैसे अप्लाई कर सकता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे जो बैरियर है वो पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से आ रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप बोल सकते हो कि जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको इम्प्रूव करना। अगर इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा, रोड कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगी, तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट फॉरेन जो इन्वेस्टर है वो इंडिया में आएंगे, ठीक है। और बहुत कुछ है, जैसे आप बोल रहे थे इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर। इंडियन पॉलिटिक्स में भी जो कुछ क्वालिफिकेशन है, इस चीज को अगर कोई पॉलिटिशियन इस चीज पे फोकस करता है तो वो तभी वो पॉलिटिक्स में आ सकता है। इन सब चीज को इंक्लूड करना चाहिए। स्किल बेस्ड एजुकेशन बेस्ड पॉलिटिशियंस जो इंडिया को मिले। और टेक फील्ड की बात करें, टेक फील्ड में तो इंडिया है, टेक फील्ड में इंडिया बहुत जोरों शोरों से काम कर रहा है। और
जैसे मेन टेक फील्ड में आप बैंगलोर को कह सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। बैंगलोर है टेक फील्ड में एक टेक हब कहलाता है। और जैसे इंडियन IITs है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ से बहुत सारे साइंटिस्ट जो निकलते हैं इस इंस्टीट्यूट से, इसको कहीं ना कहीं इंडिया को रोकना होगा खुद की कंट्री में एग्जाम करना ज्यादा पैकेज के साथ। उनको कम पैकेज मिलते हैं तो वो फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं और वहाँ पे अपने नॉलेज, अपने जितने भी नॉलेज यहाँ पढ़ाया जाता है, इस चीज को कहीं और इन्वेस्ट है, कहीं और यूज कर रहे होते हैं। तो इंडिया को इस चीज को रोकना होगा, खुद के कंट्री में खुद के साइंटिस्ट को वैल्यू देना होगा, तब इंडिया बहुत जल्दी टेक में भी ग्रो करेगा। और एम्प्लॉयमेंट जनरेट अगर फैक्ट्रीज आ रहे हैं, कंपनीज आ रहे हैं इंडिया में, तो एम्प्लॉयमेंट तो वैसे जनरेट होना ही है। ओके, थैंक यू।